हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 24 मई से होने वाला है, उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम 24 मई से सीएचएसएल का होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, कोबोल का जो फुल फॉर्म है ना, ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो कोबोल है ना, ये कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। तो देखिए, ये जो कोबोल है ये कंप्यूटर का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है फुल फॉर्म ध्यान में रख लीजिए, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिक का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म होता है। फॉर्ट्रेन का ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है तो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। एल्गो का फुल फॉर्म जो होता है वो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है। एचटीएमएल का भी जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। उसके बाद बात कर ले एक्सएमएल का जो फुल फॉर्म है ना, ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में टोटल 6 अनुसूची है, तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर सेक्शन की बात कर ले तो सेक्शन जो है ये 66 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 7 चैप्टर में जो है ये आपका डिवाइड किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बोकारो स्टील प्लांट ये जो है किसकी सहायता से जो है स्थापित हुआ था। तो देखिए, ये जो बोकारो स्टील प्लांट है ना, ये आपका सोवियत संघ की सहायता से जो है स्थापित किया गया था। और कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ था। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1966 में हुआ था। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ना, वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोकारो स्टील प्लांट का जो आधारशिला रखी थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले भिलाई इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित हुआ था, अगर ये पूछा जाए तो देखिए, भिलाई इस्पात कारखाना ये जो है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के सहायता से जो है स्थापित हुआ था। और कब हुआ था, तो ये 1959 में हुआ था, जो कि आपका किस राज्य में है। तो भिलाई इस्पात कारखाना ये छत्तीसगढ़ राज्य में है और यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र कौन सा है। तो ये आपका भिलाई इस्पात कारखाना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये मुख्यतः जो है रेलों का उत्पादन करता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा है। तो देखिए, उर्वरक उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है ना, ये आपका घूसर क्रांति यानी ग्रे रिवॉल्यूशन है। तो घूसर क्रांति आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अन्य क्रांतिकारी क्रांति के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे, तो खदान उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वहीं अगर पीली क्रांति के बारे में पूछा जाए तो ये खाद्य तेलों और तिलहन फसल के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति के बारे में पूछा जाए तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति अगर पूछा जाए तो ये पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा 5 बार जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला जो देश है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया में जो राष्ट्रमंडल खेल कब कब आयोजित किया गया है, तो 1938 में, 1962 में, 1982, 2006 और 2018। पिछला जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था ना 2018 का, वो आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो है आयोजित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं
आपको बता दूं कि कनाडा में 4 बार जो है राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया जा चुका है, न्यूजीलैंड में 3 बार। और मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ से एग्जाम में ये पूछा जाना कि प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम जो है ये आयोजित करने वाला देश कौन सा है, तो देखिए प्रथम जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना वो आपका 1930 में हुआ था और ये आपका हैमिल्टन के कनाडा में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होगा, तो ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। और भारत में पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो 2010 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम ये जो है किसने की थी, तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना ये सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसकी गणना कब किए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो 1867-68 में किया गया था। और किस सिद्धांत के आधार पर किया गया था, तो धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उस समय जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है ना वो 20 रुपये प्रति वर्ष बताई गई थी। अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तो देखिए वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम 1931-32 में BRKB रॉय ने जो है राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और इनके आधार पर जो है भारत का जो प्रति व्यक्ति आय रहा था ना वो 62 रुपये प्रति वर्ष आय रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कामाख्या मंदिर ये जो है कहाँ पर है, तो देखिए ये जो कामाख्या मंदिर है ना ये भारत के असम राज्य के गुवाहाटी शहर में है, जो कि आपका पश्चिम भाग से नीलांचली पहाड़ी पर स्थित है। तो असम के गुवाहाटी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना ये 29 जुलाई 1957 को हुआ था। बात कर ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है ना वो आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो मेंबर सदस्य देश हैं वो आपके 172 सदस्य देश हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किनके मध्य हुआ था, तो देखिए ये जो शिमला समझौता है ना ये आपका इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भट्टो के मध्य हुआ था। बात कर ले कब हुआ था, तो ये आपका 2 जुलाई 1972 के हुआ था। जब 1971 को भारत पाक का युद्ध हुआ था ना उसके बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था और इसे जो है शिमला समझौता कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो ये 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और किनके मध्य, तो ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भट्टो के मध्य हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2019 में कौन सा चक्रवात गल्फ ऑफ थाईलैंड में आया था। देखिए इससे पहले आपके एग्जाम में पूछा गया था कि 26 दिसंबर 2004 को कौन सा 2004 में जो सुनामी आई थी वो भारत के किस राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। तो देखिए 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी ना भारत में वो सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु राज्य को जो है प्रभावित किया था। तो उसमें जो आपका तमिलनाडु आपका करेक्ट हो जाता। और आज के जो क्वेश्चन है ना कि 2019 में कौन सा चक्रवात गल्फ ऑफ थाईलैंड यानी थाईलैंड की खाड़ी में आया था, तो देखिए 2019 में जो थाईलैंड की खाड़ी में है ना ये पाबुक चक्रवात आया था। तो पाबुक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये जो पाबुक चक्रवात आया था ना ये भारत के किस क्षेत्र को प्रभावित किया था, तो ये अंडमान क्षेत्र को प्रभावित किया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मोपला विद्रोह ये जो है कब हुआ था, तो देखिए ये जो मोपला विद्रोह है ना ये आपका 1921 में हुआ था, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। तो 1921 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले मोपला विद्रोह ये जो है किनके मध्य हुआ था, तो ये केरल के मोपला मुसलमान और स्थानीय जमींदारों के बीच 1921 में जो है ब्रिटेनियों के विरुद्ध किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1921 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मोपला नामक उपन्यास की रचना ये जो है किसने की थी, तो देखिए मोपला नामक उपन्यास की जो रचना है ना ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विरूपाक्ष मंदिर ये जो है किस भगवान को समर्पित है, तो देखिए ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ना ये आपके भगवान शिव जी को समर्पित है। तो शिव जी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले विरूपाक्ष मंदिर ये जो है भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण ये जो है किसने करवाया था, तो ये लक्कन डांडेसा ने करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये अरुंधति रॉय हैं। तो अरुंधति रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा जो देश है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये रसिया है, सेकंड में आपका कनाडा है, थर्ड में चाइना है, फोर्थ में आपका यूनाइटेड स्टेट्स है और पांचवें पे जो आपका ब्राज़ील है और छठे पे जो आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब बात कर लेते हैं भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर का जो है देश है, तो ये 7वें नंबर का देश है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो चाइना सबसे बड़ा देश है, सेकंड नंबर पे आपका इंडिया आता है, थर्ड में यूनाइटेड स्टेट्स, फोर्थ में इंडोनेशिया, फिफ्थ में जो आपका पाकिस्तान, सिक्स में ब्राज़ील और सेवन्थ में नाइजीरिया और 8वें नंबर पे जो आपका बांग्लादेश आ जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना उस समय भारत का वायसराय जो है ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था अगर ये पूछ लिया जाए तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किसके आदेश पर हुआ था, तो ये आपके जो है जनरल डायर के आदेश पर किया गया था। तो 13 अप्रैल 1919 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है। तो देखिए सूर्य का जो चमकीला सतह होता है ना उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। तो फोटोस्फीयर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोटोस्फीयर के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो देखिए फोटोस्फीयर के जो घटक होते हैं ना ये हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन होता है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा होती है, कितना होता है तो 73.46% होता है। हीलियम का जो है 24.85% होता है। ऑक्सीजन का जो है 0.77% होता है। कार्बन का 0.29% होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सापेक्षता का सिद्धांत ये जो है किसने दिया था। तो देखिए सापेक्षता का जो सिद्धांत है ना ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आधुनिक भौतिकी का पिता ये जो है किसे माना जाता है। तो देखिए आधुनिक भौतिकी का जो पिता है ना ये अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए इंटरपोल का जो मुख्यालय है ना ये लियोन फ्रांस में है। तो लियोन फ्रांस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में इंटरपोल का जो है फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बात कर ले इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुआ था। और वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 194 जो है वो सदस्य देश हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राइबोसोम ये जो है किसका संश्लेषण करता है। तो देखिए ये जो राइबोसोम होता है ना जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर यानी जो है वर्टिकल कॉलम होते हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो है टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। वहीं अगर पीरियड की बात कर ले तो 7 पीरियड्स होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना ये जो है भारत के किस राज्य में है। तो देखिए ये जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है ना ये आपके भारत के उत्तराखंड राज्य में है। और ये किस नदी पर है, तो ये भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो है किसे दिया गया है। तो देखिए 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना जो कि आपका 29 नवंबर 2019 को ये जो है प्रसिद्ध मलयालम कवि अकितम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया है। तो अकितम अच्युतम नंबूदरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये सर्वप्रथम किसे दिया गया था, तो ये जी शंकरा कुरुप को दिया गया था। और किस भाषा में दिया गया था, तो ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1965 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना ये आपका 24 भाषाओं में जो है दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ध्वनि का संचरण ये जो किस में नहीं होता है। तो देखिए ध्वनि का जो संचरण है ये आपका निर्वात में नहीं होता है, तो निर्वात आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का स्पीड है ना ये आपका ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रासतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए रासतरंगिणी पुस्तक के जो लेखक है ना ये कल्हण द्वारा एक संस्कृत ग्रंथ है, तो कल्हण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 49वीं समानांतर जो यानी जो पैरेलल लाइन है ना वो किन देशों के मध्य है। तो देखिए 49वीं जो समानांतर रेखा है ये आपका अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटता है, तो अमेरिका तथा कनाडा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 38वीं समानांतर रेखा के बारे में, तो ये जो है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटता है। वहीं अगर बात कर ले भारत और पाकिस्तान को कौन सा समानांतर रेखा बांटता है, तो ये 24वीं समानांतर रेखा बांटता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान जो संस्थान है ना ये आपका जो है शिमला में है, तो शिमला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका कटक में है। केंद्रीय वन अनुसंधान के बारे में पूछा जाए तो देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान अगर पूछा जाए तो ये आपका नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान पूछा जाए तो ये आपका लखनऊ में है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह जीके के क्वेश्चन पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।